क्या महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में अघाड़ी मोर्चे का जीतना तय है? यानी कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के मोर्चे का जीतना तय है। आखिर पिछले 4 महीनों में ऐसा क्या हुआ है कि अब लोग कहने लगे हैं कि मुकाबला कांटे का है। लोग यह भी कहने लगे हैं कि 288 में से 222 सीटें ऐसी हैं जिसमें मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता है, यानी कि जीत किसी को मिल सकती है। आखिर क्या हुआ दोस्तों? दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर अब चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव से पहले बहुत सारी खबरें सामने निकल कर आ रही हैं कि आखिर महाराष्ट्र के अंदर कौन जीत हासिल करने वाला है। देखिए, पहले ही बहुत सारी सर्वे सामने निकल कर आते हैं और उसके आधार पर बताया जाता है कि आखिर कौन महाराष्ट्र के अंदर जीत रहा है। लेकिन उससे पहले जो कार्यकाल देखने को मिलता है, जो कार्यक्रम वहां पर हो रहे होते हैं, जिस तरह की पार्टियां तैयारी कर रही होती हैं, उससे भी अंदाजा लग जाता है। अब देखिए किस तरह से उल्टी गिनती यहां पर शुरू होती हुई नजर आ रही है और किस तरह से बड़ा झटका लग रहा है। और महाराष्ट्र के अंदर भी नफरत बांटने की काम जो है एक पार्टी करती हुई नजर आ रही है, वो आप लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, अभिसार शर्मा जी। आप लोग उनकी इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक जरा गौर से सुनिए। क्या महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में अघाड़ी मोर्चे का जीतना तय है? यानी कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के मोर्चे का जीतना तय है। आखिर पिछले 4 महीनों में ऐसा क्या हुआ है कि अब लोग कहने लगे हैं कि मुकाबला कांटे का है। लोग यह भी कहने लगे हैं कि 288 में से 222 सीटें ऐसी हैं जिसमें मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता है, यानी कि जीत किसी को मिल सकती है। आखिर क्या हुआ दोस्तों? 48 सीटों में अघाड़ी को 31 सीटें मिली थी और भाजपा गठबंधन को महज 17 सीटें। वो एंटी इनकम्बेंसी लहर का सामना कर रहे थे, मगर 4 महीनों में पूरा खेला बदल जाता है। आखिर क्यों? क्या इसका लिंक कहीं ना कहीं हरियाणा विधानसभा चुनावों के नतीजों के साथ है? आखिर क्या हो रहा है महाराष्ट्र की सियासत में? आज मेरे शो में मैं आपको महाराष्ट्र की इस वक्त जो सियासत है उस पर खबर पेश करने वाला हूं। इस वक्त सियासत कौन सी दिशा ले रही है, और उसे समझने के लिए आपको एक एक मुद्दे पर गौर करना पड़ेगा दोस्तों। सबसे पहले बात आती है महाराष्ट्र के अस्मिता की। ये बहुत जरूरी है, जी हां, को सुनिए आप। अगर अघाड़ी की बात करें, यानी उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के मोर्चे की बात करें, तो वो लगातार महाराष्ट्र की अस्मिता और मराठा अस्मिता की भी बात कर रहे हैं, और यह भारतीय जनता पार्टी के लिए सिरदर्द का सबब बनी हुई है। मैं आपका ध्यान दोस्तों इस तस्वीर की तरफ खींचना चाहूंगा। यहां आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पेन के प्रधानमंत्री सैंचेज के साथ वडोदरा में C295 टाटा एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट का उद्घाटन कर रहे हैं। अब कांग्रेस और उद्धव सेना यह आरोप लगा रही है कि जिसका उद्घाटन, जिसका काम महाराष्ट्र में होना चाहिए था, आप वो गुजरात ले गए। यानी कि महाराष्ट्र की परियोजनाएं लगातार गुजरात ले जा रही हैं। आपको याद होगा दोस्तों, लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे ने अपनी तमाम सभाओं में इस बात का जिक्र किया था, और इसे अब जोर शोर से उद्धव सेना और कांग्रेस उठा रही है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं इस मुद्दे पर क्या कहा है पवन खेरा ने आपके स्क्रीन पर। पवन खेरा यहां पर कह रहे हैं कि आखिर महाराष्ट्र के साथ भेदभाव क्यों। उनका बयान आपकी स्क्रीन पर। वो कहते हैं, मोदी जी, महाराष्ट्र के अंदर भेदभाव क्यों हो रहा है? नागपुर में लगने वाले टाटा एयरबस C295 फैसिलिटी का वडोदरा में उद्घाटन कर महाराष्ट्र के जख्म पर नमक छिड़के जा रहे हैं। देश की आर्थिक राजधानी गुजरात ले जाने की साजिश की जा रही है। आपकी सरकार के दबाव में गुजरात भेजे गए 17 बड़े उद्योग, वेदांता, फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्लांट से लेकर टाटा एयरबस, यही नहीं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, डायमंड ट्रेड सेंटर, बल्क ड्रग पार्क वगैरह वगैरह भी महाराष्ट्र से छीन लिए गए। भेदभाव और बंटवारे की सियासत अब नहीं चलेगी। यही नहीं दोस्तों, उद्धव सेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी यही कह रही कि किस तरह से महाराष्ट्र की जनता के साथ भेदभाव किया जा रहा है, और यह अपने आप में दोस्तों एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। इसके जरिए यह बतलाया जा रहा है कि किस तरह से गुजरात में तमाम उद्योग जा रहे हैं और नुकसान किसी और का नहीं, महाराष्ट्र का। और सबसे बड़ी बात, महाराष्ट्र जो देश की आर्थिक नब्ज है, उसका वो वजूद उससे नोचा जा रहा है, छीना जा रहा है। और बात वहां नहीं रुकती, बात सिर्फ महाराष्ट्र की अस्मिता की नहीं है, मराठा अस्मिता की भी है। याद कीजिएगा दोस्तों, लोकसभा चुनावों में क्या हुआ था। मराठाओं को लेकर आरक्षण का मुद्दा बहुत ही ज्वलंत बन गया था।
और बात वहां पर नहीं रुकी। राहुल गांधी ने अपनी तमाम सभाओं में कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें मिल गई तो वो लोग संविधान को खत्म कर देंगे। और ये शब्द राहुल गांधी के ही नहीं थे, ये बात भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अपनी सभाओं में कहते थे कि आप हमें 400 सीटें दे दो, हम संविधान बदल देंगे। तमाम बड़े नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी उसे खारिज भी नहीं किया। कहने का अर्थ व्यवस्था बदल दी जाएगी। लोकसभा, महाराष्ट्र के लोकसभा चुनावों में इस मुद्दे की गूंज सुनाई दी। नतीजा, मराठा, दलित और मुसलमानों ने खुलकर और साथ ही अति पिछड़े वर्गों ने खुलकर अघाड़ी के पक्ष में वोट दिया। नतीजा आपके सामने है। अब क्या हो रहा है दोस्तों, हरियाणा के नतीजे आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को सफलता का एक सूत्र दिखाई दे रहा है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। हरियाणा में क्या हुआ था दोस्तों, हरियाणा में कांग्रेस के पास कई मुद्दे थे। महिला पहलवानों के साथ जो ज्यादती हुई वो वाला मुद्दा था, अग्निवीर वाला मुद्दा था, इसके अलावा किसानों वाला मुद्दा था। फिर भी वो चुनाव हार गई। क्यों? क्योंकि उसने 90 सीटों में से करीब 70 सीटों की बागडोर जाट नेता भूपेंद्र हुड्डा के हाथों में दे दी थी। ऊपर से कुमारी शैलजा पार्टी का सहयोग बिल्कुल नहीं कर रही थी। और इससे क्या हुआ दोस्तों, इससे जाट वर्सेस अन्य बिरादरियों का कंसोलिडेशन शुरू हुआ। वो लोग एकजुट हुए, लामबंद हुए। नतीजा आपके सामने है। लोगों में संदेश देने की कोशिश की गई कि अगर भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो जाटों का राज आ जाएगा और अन्य जातियों पर वो अत्याचार करेंगे। यह डर काल्पनिक था, मगर भारतीय जनता पार्टी इस डर पर खेलना जानती है। अब यह बताया जा रहा है दोस्तों, यही चीज महाराष्ट्र में लागू करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए सामने उभर कर आता है भाजपा का बटेंगे तो कटेंगे का नारा। उसकी मैं चर्चा करूंगा, मगर सबसे पहले मराठा अस्मिता। अब यह कहा जा रहा है कि दोस्तों यहां पर यह फॉर्मूला अपनाया जाए, मराठा वर्सेस अन्य। मगर अगर भारतीय जनता पार्टी यह फॉर्मूला यहां लागू करती है तो यह बुरी तरह से बैकफायर होने वाला है। और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि हरियाणा के अंदर जाटों की तादाद करीब 22 से 23% थी। महाराष्ट्र में मराठा जो समुदाय है उनकी तादाद जो करीब 33% है। फर्क है बहुत बड़ा। 33%। और सबसे बड़ी बात, अगर आप मराठाओं को अलग थलग करेंगे, यानी भाजपा अगर मराठाओं का अपमान यानी किसी को और उन्हें अलग थलग करती है तो उनके साथ दलित भी जुड़ जाते हैं और मुसलमान भी। और जब ये जुड़ जाएंगे और साथ में कुछ अन्य पिछड़ी जातियां भी, तो अघाड़ी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए यह फॉर्मूला यहां पर लागू नहीं होने वाला है, कामयाब नहीं होने वाला है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक फॉर्मूला लेकर आती है जिसका नाम है बटेंगे तो कटेंगे, जिसके जरिए आप हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलो। मगर हकीकत यह भी है दोस्तों कि हिंदू मुस्लिम का फॉर्मूला महाराष्ट्र में काम नहीं आने वाला। और मैं आपको बताता हूं क्यों। याद कीजिएगा, टी राजा सिंह, लोकसभा चुनावों से पहले यह व्यक्ति गली गली घूमकर जहर घोल रहा था। नतीजा यह हुआ, औरंगाबाद में सांप्रदायिक तनाव भी पैदा हुआ। कई जगहों पर यात्रा निकाली जा रही है। देवेंद्र फडणवीस इतने डेस्परेट हैं, इतने बौखलाए हुए हैं कि वो ये तक कह रहे हैं कि वो लोग तो ऐलान करते हैं, हम शंखनाद करते हैं, वोट जिहाद और न जाने क्या क्या। इनकी बौखलाहट देखो, सत्ता में है, 11 साल से केंद्र में है, फिर भी हिंदू खतरे में है। इसीलिए अब उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनका नारा बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया जा रहा है। क्या ये बीजेपी को जीत दिलवा सकती है? दोस्तों सबसे बड़ी बात, डर जो है ना, ये बहुत ही दिलचस्प होता है। यानी कि अगर आप किसी को डरा दें तो उस डर के चलते वो आदमी कुछ भी कर सकता है। यानी कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति के जरिए हिंदुओं में डर पैदा कर लेती है तो जरूर उनका ये स्लोगन बटेंगे तो कटेंगे कामयाब हो जाएगा। मगर अघाड़ी को इसका जवाब देना पड़ेगा, कामयाब हो जाएगा। और मैं आपके सामने दोस्तों एक बयान पेश करना चाहता हूं। आपके सामने ये है शिरूर लोकसभा सीट से सांसद डॉक्टर अमोल कोल्हे। ये एनसीपी शरद पवार फैक्शन के नेता हैं। सुनिए बटेंगे तो कटेंगे के नारे का क्या मुंह तोड़ जवाब यहां पर डॉक्टर अमोल कोल्हे दे रहे हैं। इनके एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। भाजपा की सोच को पूरी तरह से धराशायी कर दिया उन्होंने। सुनिए। बटेंगे तो कटेंगे कहने वालों जरा हमें ये भी बता दो। बटेंगे तो कटेंगे कहने वालों हमें जरा ये भी बता दो,
क्यों काटा महाराष्ट्र के युवाओं का रोजगार और बांट दिया गुजरात को? बांट दिया गुजरात को। 5.5 लाख कोटीची गुंतवणूक केली भावाहो, लाखों तरुणांच्या हातचा रोजगार गेला, तो बटेंगे तो कटेंगे कहने वालों जरा ये भी बता दो, क्यों काटा महाराष्ट्र के युवाओं का रोजगार और बांट दिया गुजरात को? क्यों काटा किसानों की कर्ज माफी का हक और बांट दिया चुनिंदा पूंजीपतियों को? 26 लाख कोटीचं कर्ज माफ झालं, ठराविक उद्योगपतींचं, पण तुमच्या 7-12 कोरा झालेला नाही आणि म्हणून हा प्रश्न है, क्यों काटा किसानों के कर्ज माफी का हक और बांट दिया पूंजीपतियों को? क्यों काटा मराठी पार्टियों को और बांट दिया सत्ता के दलालों को? तो देखा आपने, सत्ता के दलाल। अगर अघाड़ी के नेता इस तरह से काम करेंगे तो यकीनन उन्हें जीत हासिल होगी। मगर पिछले कुछ दिनों से लगातार गठबंधन के अंदर जो है सिर्फ टब्बल की विभाजन की खबरें आ रही हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, उद्धव ठाकरे अब तक चुनावी मैदान में क्यों नहीं उतरे? राहुल गांधी शरद पवार को जिस तरह से चुनावी मैदान में उतरना चाहिए दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? इनमें सामंजस्य की साफ तौर पर कमी। आपको याद होगा टिकट बंटवारे से पहले नाना पटोले, संजय राउत लगातार एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे थे। नाना पटोले जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के अंदर, उनके खिलाफ उद्धव सेना है कि इनके रहते हम साथ में काम नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा उद्धव ठाकरे जो कि मुख्यमंत्री थे जब इनकी सरकार हुआ करती थी, अब तक उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है। मेरे एक करीबी पत्रकार हैं, उन्होंने मुझे बहुत दिलचस्प जानकारी दी है। उनकी मुलाकात बहुत बड़ी भूल है कहीं ना कहीं, और उद्धव ठाकरे ने उन्हें एक बातचीत में बताया कि मुझे राहुल गांधी ने भरोसा दिया है कि अगर हम सत्ता में आ गए, अगर हमें बहुमत मिल गया तो वो मुझे ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। मगर यहां एक पेच है। लोकसभा चुनावों को याद कीजिए दोस्तों, क्या हुआ था? तीनों एक साथ चुनाव लड़े थे, मगर स्ट्राइक रेट की बात करें, यानी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा और कितनी पर जीते, इसमें सबसे खराब रिकॉर्ड उद्धव सेना का था। सबसे अच्छा रिकॉर्ड कांग्रेस, दूसरे नंबर पर शरद पवार और तीसरे नंबर पर उद्धव। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बताया गया कि किस तरह की बात वहां पर महाराष्ट्र के अंदर कही जा रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को ऐसा लग रहा है कि भाई महाराष्ट्र के अंदर दाल नहीं गलेगी, सीधे तौर पर हम चुनाव नहीं जीत सकते। वहां पर इस तरह के नारों का जो है आयोजन किया गया और इस तरह के नारे जो है उनके बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर महाराष्ट्र के अंदर, झारखंड के अंदर लगा दी गई है और ये एक सूत्र चलने की कोशिश की है। लेकिन वहां की जनता ने पूरी तरह से बीजेपी पार्टी को उठा के फेंक दिया है, उनसे सवाल कर दिया है कि भाई इस तरह की राजनीति तुम्हारी यहाँ पर नहीं चलेगी। एक साइड किनारे करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी पार्टी को, या फिर मोदी जी को समझ लीजिए। तो इस तरह की राजनीति महाराष्ट्र के अंदर नहीं चलेगी। इस तरह की बात सीधे तौर पर कही जा रही है। जिस तरह से हरियाणा के अंदर जो बात करने की कोशिश की गई थी कि जाटव वर्सेस अन्य जो करने की कोशिश की गई थी, उसी तरह से मराठा वर्सेस अन्य अगर करने की कोशिश यहाँ पे भी की जाती है तो राजनीति आपकी नहीं चलेगी। नफरत वाली राजनीति और धर्म वाली राजनीति यहाँ पर नहीं चलेगी और यहाँ पर किसी भी तरह का घोटाला भी दोस्तों नहीं चल सकता, क्योंकि ये बहुत ही रिचिट जो है एक जिला है। यहाँ का जो चुनाव है जो महाराष्ट्र का, ये एक बहुत अमीर चुनाव दोस्तों यहाँ का माना जा रहा है। मुंबई बहुत ज़्यादा अमीर है, तो यहाँ पर घोटाला नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड बंदे रहते हैं। इस राज्य के अंदर, मुंबई राज्य के अंदर जो है घोटाला भी नहीं हो पाएगा। तो ये तस्वीरें सामने निकल कर आई थी जो हमने आप लोगों के सामने रखी। तस्वीरें देखने के बाद शायद क्लियर हो गया होगा कि कौन वहां पर चुनाव जीत रहा है और कौन चुनाव जीतने की कोशिश कर रहा है गलत तरीके से, इल्लीगल तरीके से। तो हम इसी तरह की सच्ची पक्की खबरें आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे और लेकर आते रहते हैं, इसलिए आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।